दोस्तों, हमारी दुनिया में आज कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जो इस धरती की शुद्ध वायु में अपना बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। और बात करें ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक की, तो अमेजन के जंगलों का नाम सबसे ऊपर आता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेजन न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर मौजूद पेड़ और पौधे ऑक्सीजन की मैक्सिमम मात्रा वातावरण में रिलीज करते हैं, जिसके कारण ये वायुमंडल के लिए और अधिक फायदेमंद हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, आज से करोड़ों साल पहले हुई एक तबाही ने जहां धरती पर से कई मासूम जीवों का सर्वनाश कर दिया था, तो वहीं दूसरी और उसी तबाही के कारण आज इंसानों के लिए सबसे बड़े वरदान के रूप में अमेजन के जंगल खड़े हैं। और ये उसी तबाही का नतीजा था। यूं तो अपने 450 करोड़ साल के जीवन में धरती ने 5 बड़े बड़े मास एक्सटेंशन देखे हैं, जिनमें से सबसे पहला था ओडोबिसियन मास एक्सटेंशन, जो आज से तकरीबन 440 मिलियन साल पहले घटा था। उसके बाद आज से 374 मिलियन साल पहले हुआ डेमोनियन मास एक्सटेंशन, और उसी के 124 मिलियन साल बाद घटा धरती का तीसरा और अब तक के इतिहास का सबसे विध्वंसक परमियन मास एक्सटेंशन। और चौथे नंबर पर उससे 50 मिलियन साल बाद हुआ ट्रियासिक मास एक्सटेंशन। लेकिन आज हम लोग जिस मास एक्सटेंशन की बात करने वाले हैं, वो वैश्विक इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और जाना माना मास एक्सटेंशन था। और यही वो धरती का 5वां मास एक्सटेंशन था, जिसका नाम था क्रिटेशियस मास एक्सटेंशन। ये एक उल्का पिंड द्वारा धरती पर घटित वो जनसंहार था जिसने डायनासोर की पूरी आबादी को महज कुछ ही दिनों में मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसका असर सिर्फ चलने फिरने वाले जीवित प्राणियों पर ही नहीं देखा गया था, बल्कि वनस्पति जीवन पर भी इसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जो उस समय की स्थिति के हिसाब से तो बड़ा ही विध्वंसक था। पर कहीं न कहीं उसी वनस्पति जीवन के हुए नुकसान के कारण आज हम इंसान कुछ बेहतरीन सांस ले पा रहे हैं। बात है आज से 67 मिलियन साल पहले की। ये वो समय था जब अभी तक किसी भी तरह का कोई उल्का पिंड पृथ्वी से नहीं टकराया था और डायनासोर अभी भी धरती पर राज कर रहे थे। इस दौर में उन इलाके पर जहां आज के समय अमेजन के जंगल मौजूद हैं, वहां पर कॉनिफर जैसे पेड़ की प्रजातियां उगा करती थी। जिन लोगों को नहीं पता कि कॉनिफर असल में क्या होते हैं, उनके लिए बता दे कि ये पेड़ और पौधे की एक ऐसी प्रजाति होती है जो आमतौर पर लंबाई में तो बहुत ही ऊंचे होते हैं, लेकिन इनका घनत्व बहुत ही न्यूनतम स्तर पर होता है। उदाहरण के लिए सीटर, साइप्रस, फायर, जूनिफर, अस्कोरस, लार्जर, पाइन्स, रेडवुड, स्पोर्स और यूएस जैसे सभी पेड़ कॉनिफरस के जीनस का या तो हिस्सा होते थे, या तो इन पेड़ों का जीनस कॉनिफर से बड़ा मेल खाते थे। अगर और ज्यादा गहराई में जाएं, तो ये कॉनिफर जीनस पर्व की कैटेगरी में आते हैं। अब पुराने दौर में क्या था कि उस समय अमेजन वाली जगह में पेड़ों के पत्तों द्वारा उतना घनत्व उत्पन्न नहीं किया जाता था जिससे सूर्य का प्रकाश सीधा जमीन के स्तर पर आ जाए, और उनसे इन जिम्नोस्पर्म को बढ़ने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया। स्पेशियस एनवायरनमेंट जिम्नोस्पर्म की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण वो हमेशा घनत्व वाले पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म को डोमिनेट करके रखते थे। ऊपर से डायनासोर की उपस्थिति में अगर कभी ऐसा मौका आया भी कि एंजियोस्पर्म को डोमिनेट करने का उन्हें मौका मिला हो, तो उन विशालकाय जीवों की उपस्थिति में ऐसा कभी संभव हो ही नहीं पाया, क्योंकि कारण साफ था। जब भी घनत्व वाले पेड़ पौधे ज्यादा बढ़ने लगते थे, तो अपनी भारी शरीर होने के कारण शाकाहारी डायनासोर उन घनत्व वाले पेड़ पौधे को खाने लगते थे, जिनसे उन्हें ना तो बढ़ने के लिए जरूरी वक्त मिलता और ना ही वातावरण। लेकिन ये सभी परिस्थितियाँ एक ही झटके में उसी वक्त बदल गई जब धरती पर 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाला उल्का पिंड आकर गिरा, क्योंकि जैसे ही वो उल्का पिंड धरती की सतह से टकराया, संपूर्ण संसार में मानो जैसे रेडिएशन की धूल और ऐसी सुनामी आ गई जो शायद ही जीवन की शुरुआत होने के बाद किसी जीवित प्राणी ने देखा होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में शॉक वेव की वजह से ऐसी सुनामी ने दस्तक दी जिसको किसी भी दौर में इंसानों ने नहीं देखा होगा। वहीं दूसरी ओर उड़ती हुई धूल के कारण धरती के कई कोनों में इतनी मोटी डस्ट की परत जम गई कि सूर्य की किरणें उन क्षेत्रों में कई सालों तक पड़ी ही नहीं, और इन विध्वंसक घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप जमीन के ऊपर उपस्थित 75% आबादी पूरी तरीके से नष्ट हो गई, और वही 40% वनस्पति जीवन भी हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। लेकिन कई हजारों सालों बाद जब ये स्थितियां आपस में सामान्य होने लगी, तो इस धरती ने कई रोमांचक बदलाव को अपने सामने देखना शुरू कर दिया। जैसे डायनासोर की अनुपस्थिति में ये स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स संपूर्ण आजादी के साथ धरती के ऊपर घूमने लगे। इसके बाद धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए हमने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया है। जहां एक तरफ जीवन एक नए सिरे से पनप रहा था,
तो वहीं एक इलाका ऐसा भी था जहां एक नए स्वरूप की शुरुआत हो चुकी थी, और ये वही इलाका था जिसे आज हम अमेजन रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये वही क्षेत्र है जहां उल्का पिंड के टकराव से पहले कॉर्निफर जैसे जिम्नोस्पर्म अपना दबदबा बनाकर रखते थे, लेकिन उल्का पिंड के टकराव के बाद इस क्षेत्र का वनस्पति जीवन बहुत ही बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण उस बड़े से जंगल के तकरीबन 60% पौधे, या सामान्य भाषा में कहें तो आधे से ज्यादा तबाह हो गए, और सब कुछ वापस से शुरू होने लगा था। क्योंकि इस बार ना तो घनी झाड़ियों को खाने वाले डायनासोर थे और ना ही वातावरण में पहले जितनी स्थितियां, जिसके कारण वातावरण पूर्ण निष्पक्ष हो गया। और ये एक सुनहरा मौका था जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की इस लड़ाई में कोई भी बाजी मार सकता था, लेकिन शायद प्रकृति एंजियोस्पर्म की पक्ष में ज्यादा झुक गई। इसकी वजह ये थी कि जब शुरुआती समय में धीरे धीरे आसमान खुलने लगा तो सूर्य की किरणें उतनी मात्रा में उस जगह पर नहीं पहुंच पा रही थी जितने पहले के दौर में पहुंचा करती थी। और कुछ बायोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के मुकाबले ज्यादा लाइट की आवश्यकता होती थी। जब ये परिस्थिति परिवर्तित हुई तो सूर्य की किरणों के अभाव में घने प्रजाति के पेड़ों को उगने का मौका मिल गया, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वे सब तेजी के साथ पनपने लगे और महज कुछ ही सालों में उस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा बना लिया। जब स्थितियां वापस से कुछ सालों बाद सामान्य हुई और पर्यावरण ठीक पहले तरह बन गया, तब भी जिम्नोस्पर्म अपनी पुरानी वाली डोमिनेशन को रिटर्न नहीं कर पाए, और इसकी मुख्यतः 2 वजहें थी। पहली तो ये थी कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के मुकाबले ज्यादा जगह घेरते हैं, जिसके कारण अच्छी खासी मात्रा में अपनी जगह बनाने के बाद भी जिम्नोस्पर्म के पनपने के लिए जंगलों के बीच खाली जगह बचा ही नहीं था, जिससे कि वो पहले की तरह अपना साम्राज्य कायम नहीं कर पाए। दूसरा कारण था कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के मुकाबले ज्यादा सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, पर जब जंगलों के बीच यही घनत्व बढ़ता रहा तो जमीनी इलाकों पर उतनी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई जितनी कि जिम्नोस्पर्म को उगने के लिए चाहिए होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण था कि क्यों वहाँ की परिस्थितियाँ वापस से आज से करोड़ों साल पहले की तरह नहीं हो पाई। ऊपर से कई सालों तक डायनासोर जैसा कोई लंबा और ज्यादा खाने वाला जीव धरती पर प्रकट नहीं हुआ, जिसके कारण एंजियोस्पर्म के वर्चस्व को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी जीव धरती पर कई सालों तक उपस्थित नहीं रहा। और इन एंजियोस्पर्म का राज तब तक इतना बढ़ गया कि आज भी वो विश्व के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट के रूप में विराजमान है। हालांकि जो करोड़ों सालों तक कोई भी जीव नहीं कर पाया, वही शर्मसार हरकत हम इंसान अपनी कब्र खोदने के लिए कर रहे हैं। ब्राजील के इन्हीं अमेजन रेन फॉरेस्ट में आजकल इतनी ज्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है कि डिफॉरेस्टेशन रेट हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, और आंकड़े इतने हैरान करने वाले हैं कि हम इंसानों ने महज कुछ ही सालों में करीब 17% अमेजन के जंगलों को खो दिया है। जी हाँ, 17%। अगर ये भयावह आंकड़ा ऐसा ही बढ़ता रहा तो यकीन मानिए कि हमारे पास सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं बचेगी, क्योंकि दुनिया भर की ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट 30% सप्लाई अमेजन रेन फॉरेस्ट फुलफिल करता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर यही 30% ऑक्सीजन हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया जाए तो क्या होगा। इंसान सांस लेने के लिए कहाँ जाएगा, क्योंकि कार्बन एमिशन रेट तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अगर हम लोग कार्बन के बढ़ते हुए स्तर को नहीं रोक सकते तो हमें ऑक्सीजन को इतना बढ़ा देना चाहिए कि हमें कभी भी जीवनदायिनी गैस की चिंता नहीं करनी पड़े। इसलिए दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना अपना योगदान दें। दोस्तों, इन रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो या फिर इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने अपने फैमिली और दोस्तों को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।